राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। अगर जिंदगी में आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया तो जिंदगी भर अपने आप को रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से अपने आप को प्रिपेयर करते रहिएगा। आज अपन जानेंगे इस वीडियो में प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की कितनी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन के क्या क्या टाइप होते हैं, प्रोटीन से क्या क्या बनता है, प्रोटीन का कोई मॉडिफिकेशन भी होता है क्या। एक एक करके सारी बातें जानते हैं। यहाँ से नीट में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से एक एक बात सुनते जाइएगा। अगर इस वीडियो लेक्चर से पहले आपको एमिनो एसिड के बारे में जानकारी है तो ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको एमिनो एसिड के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने एमिनो एसिड का वीडियो डाल रखा है, उसके ऊपर आप जरूर विजिट करके आइएगा। एमिनो एसिड नहीं आता तो प्रोटीन आपको समझ में नहीं आएगा। स्ट्रांगली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एमिनो एसिड आना चाहिए। आता है तो फिर कंटिन्यू करिएगा यहाँ से। अब एमिनो एसिड के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि एमिनो एसिड होता क्या है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर आता है, अगर आपको इसका नाम आता है तो मैं आपको समझा देता हूं कि आपको एमिनो एसिड आता है। ये क्या है? CH4 है, इसे अपन मीथेन बोलते हैं। क्या इतनी बात आपको आती है? अगर इतनी बात आती है तो समझो आपको एमिनो एसिड आया है। देखो इस H की जगह मैं एक ग्रुप चिपका देता हूं और वो ग्रुप है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और दूसरे ये जो H है, इस H की जगह मैं चिपका देता हूं यहाँ पे NH2 ग्रुप। इस H की जगह मैंने क्या लगा दिया? एमाइनो ग्रुप लगा दिया। और इस H की जगह मैं एक वेरिएबल ग्रुप चिपका देता हूं। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है इसे ही अपन बेसिक एमिनो एसिड बोलते हैं। ये बेसिकली एमिनो एसिड है। इसका जो ये वेरिएबल ग्रुप है इसकी जगह मैं डिफरेंट टाइप के ग्रुप चेंज करता चला जाता हूं और मैं नेचर में मिलने वाले जितने भी एमिनो एसिड है उन सबकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं। ये है एमिनो एसिड। अब इस एमिनो एसिड का मैं बार बार अगर रिपीटेशन करूं और बीच में बॉन्ड क्रिएट करता चला जाऊं तो वो बन जाती है एक पेप्टाइड चेन बन जाती है, जिसे अपन पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। अब ये पेप्टाइड जो नाम आया है ये कैसे यहाँ से आया है तो अपन इसके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड बना के दिखाता हूं। देखो यहां से आप ध्यान से देखते जाना, आपको समझ में आना चाहिए कि NH2 और CH यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप, फिर ये C डबल बॉन्ड OH और इधर मैं एक एमिनो एसिड और लिखता हूं, ध्यान से देखना, N और ये मैंने लिख दिया H, इधर मैं H लिख देता हूं और यहाँ पे मैंने C लिख दिया, इधर मैंने H लिख दिया। मैं फिर से एक एमिनो एसिड लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है लेकिन समझनी बहुत जरूरी है। देखो ये मैंने दो एमिनो एसिड लिख दिए यहाँ पे। एक एमिनो एसिड ये है, यहां से यहां तक एक है ये। दो एमिनो एसिड किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं? देखो यहां से ये एक H और यहां से ये OH, ये यहां से रिमूव होता है और जैसे ये रिमूव होता है तो ये यहां से बॉन्ड बन जाता है। तो यहां से क्या निकल जाता है? यहां से निकल जाता है एक H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल जैसे निकलता है तो एक बॉन्ड बन के तैयार हो जाता है। और ये बॉन्ड कौन सा है? देखो N H और CO, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड का क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड। इसे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज भी बोलते हैं। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज और पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड हर एक एमिनो एसिड के बीच में आएगा। इस एमिनो एसिड को आगे जाके अपन पेप्टाइड बोल देते हैं। भाई पेप्टाइड, ये एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है इसलिए पेप्टाइड ही बोलते थे। तो पेप्टाइड 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 बार बार रिपीट होता है तो अपन बोल देते हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। मतलब पेप्टाइड बॉन्ड का रिपीटेशन हो गया बार बार, तो क्या बन गया? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन कब तक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी रहती है? जब तक एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 50 एमिनो एसिड नहीं आ जाते तब तक एमिनो एसिड का जो चेन होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन ही होता है। लेकिन जैसे ही 50 एमिनो एसिड, मिनिमम 50 एमिनो एसिड अगर एक चेन में आ गए तो अब ये बन जाता है प्रोटीन। इसका मतलब आपको समझ में आया कि 50 से कम अगर एमिनो एसिड की चेन बनी हुई है पॉलीमराइजेशन से तो उसे अपन प्रोटीन नहीं बोलेंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन बोलेंगे ओनली और ओनली पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन में आपको फर्क समझ में आया होगा। प्रोटीन बोलने के लिए कितने एमिनो एसिड चाहिए? कम से कम 50। इस नेचर में सबसे अबंडेंट अमाउंट में मिलने वाली प्रोटीन का जो नाम है वो भी आप याद रखेंगे और उस प्रोटीन का नाम है रूबिस्को। क्या नाम उसका? रूबिस्को जो प्रोटीन है
वो सबसे ज्यादा मिलती है इस नेचर, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलने वाली जो प्रोटीन है वो रूबिस्को है। याद रहना है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटीन के जो टाइप है वो कितने टाइप है, तो मैं आपको बोल के बताता हूँ। पहले एक होती है प्राइमरी प्रोटीन, एक होती है सेकेंडरी प्रोटीन, और एक होती है टर्सरी प्रोटीन, और एक होती है 4th डिग्री प्रोटीन या फिर क्वाटरनरी प्रोटीन उसे अपन बोल सकते हैं। ये जो मैंने नाम बोले हैं सीक्वेंस में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी प्रोटीन बहुत सिंपल होती है। प्राइमरी प्रोटीन को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं, सेकेंडरी बन जाती है, बहुत ज्यादा घुमा देता हूं, टर्सरी बन जाती है, और हद ही कर देता हूं घुमाने की, ग्रुप बना देता हूं तो क्वाटरनरी बन जाती है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी कुछ भी हार्ड टॉपिक नहीं है, सिंपल वाला टॉपिक है। ध्यान से देखते जाना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन में किस तरीके से रिपीट करता हूं। प्राइमरी प्रोटीन में सीधी चेन ही बनती है, जिससे मैंने यहाँ पे चेन बनाया, 2 अमीनो एसिड को मिला के। अगर मैं ऐसे इस अमीनो एसिड को बार बार रिपीट करता चला जाऊं तो एक चेन बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक चेन बना के देखो, ये NH2 ग्रुप लिख रखा है मैंने। NH2 के बाद में यहाँ पे क्या आता है, C, फिर H, फिर यहाँ पे COH, फिर यहाँ से सेम टाइप का एमिनो एसिड रिपीट होगा। और ये जो मैंने R लिख रखा है, ये R, ये सब R वेरिएबल ग्रुप है। ये वेरिएबल ग्रुप हर एक एमिनो एसिड में आएगा और वो चेंज होता चला जाता है। देखो यहां से अगर आपको ध्यान से समझ में आ रहा है तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ही तो पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड हर एक एमिनो एसिड के बीच में आता चला जाएगा, तो क्या बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। और पॉलीपेप्टाइड चेन को ही अपन प्रोटीन बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं, जब उसमें 50 एमिनो एसिड अरेंज हो जाते हैं मिनिमम, उसके बाद में उसे प्रोटीन बोल देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो मैंने यहाँ पे एक सीधी चेन बना रखी है, इस एंड पे NH2 होगा, इस एंड पे COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है वहां पे N पार्ट है, नाइट्रोजन है, इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे, N टर्मिनल बोलेंगे। और इधर कार्बन है, इसलिए इसे अपन क्या बोल देंगे, C टर्मिनल बोल देंगे। बाकी कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये सिंपल ये प्राइमरी प्रोटीन हो गई, ये आप याद रखेंगे सीधा। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में? इसके बाद में अपन बोलेंगे कि इस प्राइमरी प्रोटीन में ओनली और ओनली कौन सा बॉन्ड मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है। ये बात आपको स्ट्रांगली याद रखनी है। उसके बाद में बोलते हैं इस प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है इसके बाद में जो प्रोटीन का कॉम्प्लिकेशन करते हैं, थोड़ा सा इसी प्रोटीन को थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं, ज्यादा घुमा देते हैं, हेलिक्स बना देते हैं। ये चेन सीधी ना बना के अब इसे थोड़ा घुमाएंगे, और ये जो पार्ट मैंने बना रखा है यहाँ पे, इसमें ये जो चेन में ये मैं ऐसे छोटे छोटे डॉट बना देता हूँ। ये सारे डॉट क्या है, एमिनो एसिड है। और इस एमिनो एसिड को देखो मैंने 2 तरीके से घुमा रखा है। एक मैंने देखो ऐसे घुमा रखा है, ऐसे बाई तरफ घुमा रखा है, लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग घुमा रखा है। एक मैंने घुमा रखा है राइट हैंडेड कोइलिंग। कौन सी कोइल बनानी है आपको जब आप अल्फा हेलिक्स बनाए? सेकेंडरी प्रोटीन जब आप बनाते हैं तो उसमें पहला जो टाइप है वो है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड कोइलिंग होनी चाहिए, राइट हैंडेड कोइलिंग, लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग आप नहीं बनाएंगे। तो राइट हैंडेड कोइलिंग बनानी है। उसके बाद में आपको ये भी बात याद रखनी है कि हर एक चौथा एमिनो एसिड, जैसे ये फर्स्ट एमिनो एसिड है तो ये है 4 नंबर का एमिनो एसिड, इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिल जाएगी पहले से चौथा। और ये अगर दूसरा एमिनो एसिड है तो ये आगे जाके इससे इसके जस्ट 4th वाला जो एमिनो एसिड है उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि सेकेंडरी प्रोटीन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, किसमें, सेकेंडरी प्रोटीन में। अब अगर मैं आगे बात करना चाहूं तो ये जो प्रोटीन है इसको मैंने अगर इस तरीके से अरेंज कर दिया, जैसे ऐसे सीट जैसा बना दिया, कुछ सीट जैसा बना दिया, तो एक सीट बन गई, ऐसे सीट बन गई। और इस सीट को मैंने बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसे अरेंज कर दिया तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। ये एक पेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पेप्टाइड चेन इसके पैरेलल आ गई है, तो एक सीट जैसा बन गया है, एक सीट जैसा बन गया है। इसे अपन बोलते हैं बीटा प्लीटेड सीट। इसे क्या बोल रहे थे, अल्फा हेलिक्स, इसे क्या बोलते हैं, बीटा प्लीटेड सीट। बीटा प्लीटेड सीट में 2 चेन होगी, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और यहां पे जो मैंने ये डॉट करके बनाया था, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। क्या यहाँ पे आपको बात समझ में आई कि सेकेंडरी प्रोटीन में इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है? क्या इतनी बात समझ में? इसके बाद में आपको अल्फा हेलिक्स के एग्जांपल याद रख सकते हैं। अल्फा हेलिक्स में केराटिन जो प्रोटीन होती है उसके एग्जांपल है जो अपने हेयर में और नेल्स में मिलते हैं। इसका जो एग्जांपल है बीटा प्लेटेड सीज का, वो है फाइब्रोइन सिल्क जो होता है, कोलाजन फाइबर्स जो होते हैं अपनी बॉडी में, वो इसका एग्जांपल है बीटा प्लेटेड सीड का। क्या आपको समझ में आया?
देखो प्राइमरी प्रोटीन ऐसे सीधी है, सेकेंडरी प्रोटीन को थोड़ा घुमा दिया गया है, ऐसे घुमा दिया गया है, तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी प्रोटीन बन गई। पहले सीधी लाइन थी, आपकी बात क्या बना गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कर दिया गया, थोड़ा सा हेलिक्स बना दिया गया, थोड़ी सीट जैसा बना दिया गया, तो क्या बन गई, सेकेंडरी प्रोटीन बन गई। इतनी बात समझ में, एग्जांपल याद रखेंगे। टर्सरी प्रोटीन पे आते हैं। टर्सरी प्रोटीन इस नेचर की सबसे एक्टिव प्रोटीन है, हाईली एक्टिव प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो है टर्सरी प्रोटीन। तो टर्सरी प्रोटीन में क्या किया है, प्राइमरी प्रोटीन को थोड़ा घुमाया, क्या बना, सेकेंडरी। बहुत ज्यादा घुमा दिया, क्या बन गया, टर्सरी प्रोटीन। ये टर्सरी प्रोटीन को मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये टर्सरी प्रोटीन को मैंने इतना ज्यादा घुमा दिया कि देखो आपको एक ऐसे बॉल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इस बॉल जैसे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, वुलन लाइक बॉल, जैसे कॉटन का बॉल बनता है ना, उस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाता है। और ये हाईली एक्टिव स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ऐसे बीच बीच में कुछ स्पेस बन जाते हैं ऐसे, वो क्या करते हैं, उसमें बॉन्डिंग थोड़ी फ्री हो जाती है और वो थोड़ी सी एक्टिविटी का काम करते हैं, थोड़ा एक्टिव साइट बन जाता है वहां पे। इसलिए मैंने जो ये जो ट्रायंगल जैसे कुछ स्ट्रक्चर बना रखी है, इसे अपन एक्टिव साइट बोल सकते हैं। तो ये एक्टिव साइट है, ये सब क्या है, ये सब एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट का मतलब यहाँ पे जो एमिनो एसिड है या फिर जो बॉन्डिंग है वो बहुत पास पास में आ गए हैं मॉलिक्यूल्स, इसलिए यहाँ पे वो ये थोड़ा एक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गया। अब ये कहाँ पे मिलता है, एंजाइम से मिलता है, हार्मोन में मिलता है। मोस्टली एंजाइम और मोस्टली हार्मोन किसके बने होते हैं, इसके टर्सरी प्रोटीन की। उसके बाद में क्या रखेंगे कि इस टर्सरी प्रोटीन में ऑल टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑल टाइप के बॉन्ड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें मिलेगा, आयनिक बॉन्ड इसमें मिलेगा, वंडरवॉल फोर्सेज इसमें मिलेंगे, और जितने टाइप के आप बॉन्ड जानते हैं वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी यहाँ पे मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे नीचे बना भी रखा, देखो अगर मैं यहाँ पे NH3 से एक बॉन्ड बनाऊं तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, COH का H यहाँ से निकाल के यहाँ पे चिपकाया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन फंसता हुआ दिख रहा है, तो फोन के बीच में ये हाइड्रोजन आया तो इसे अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है। इधर देखना CH2OH, CH2OH, ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और ये सल्फर सल्फर दो साथ में आए हैं, इसे अपन बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। तो इस तरीके से टर्सरी स्ट्रक्चर में इस तरीके की कुछ बॉन्डिंग देखने को आपको मिलती है, आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप है। मायोग्लोबिन में भी ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मतलब मसल्स की जो कुछ स्ट्रक्चर्स है उसमें भी ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। कौन सी स्ट्रक्चर, टर्सरी प्रोटीन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद में लास्ट जो प्रोटीन है वो क्वार्टरी प्रोटीन है। क्वार्टरी प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल वर्ड में मिलती है, केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसा कुछ बात अपन नहीं पढ़ते हैं। तो बायोलॉजिकल वर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि क्वार्टरी प्रोटीन जो है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ सब यूनिट मिलती है। सब यूनिट का मतलब जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन का एक ग्रुप बना, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन का एक ग्रुप बना, ऐसे दो चार ग्रुप साथ में आ जाते हैं तो कुछ 3D से भी स्ट्रक्चर ज्यादा आगे निकल जाती है और उसे अपन क्वार्टरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो क्वार्टरी स्ट्रक्चर का आप एग्जांपल याद रख लेंगे डायरेक्टली कि इसमें सब यूनिट मिलती है। जैसे आपको पता होगा इंसुलिन में एक होती है ए पेप्टाइड चेन, एक होती है बी पेप्टाइड चेन। ए पेप्टाइड चेन में आपको 21 एमिनो एसिड याद रखने हैं, बी पेप्टाइड चेन में आपको 30 एमिनो एसिड याद रखने हैं। एमिनो एसिड की लिंकिंग से और उसके बाद में जो इंसुलिन फॉर्म होता है वो इंसुलिन में दो चेन साथ में आती है, इसलिए दो सब यूनिट यहाँ पे जुड़ती है, इसलिए क्वार्टरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन में भी दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन मिलके स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, इसलिए वो क्वार्टरी स्ट्रक्चर में काउंट कर ली जाती है। ऐसा और भी इसके एग्जांपल जैसे ट्रांसफर प्रोटीन, जैसे ग्लूकोज रिसेप्टर, जो इंसुलिन को एक तरीके से ग्लूकोज में इंसुलिन जब ग्लूकोज को एक सेल से दूसरी सेल ट्रांसफर करता है, मतलब इंसुलिन कहीं ना कहीं ग्लूकोज का ठिकाना ढूंढ रहा होता है, उस टाइम ये रिसेप्टर का काम मतलब ट्रांसफर का काम करता है ग्लूकोज रिसेप्टर। उसके बाद में हीमोग्लोबिन को आपको पता ही है, हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में मिलता है और हीमोग्लोबिन का काम आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर करने का काम करता है हीमोग्लोबिन, और ये एक तरीके की प्रोटीन है जो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद में और क्या क्या है, एंजाइम ट्रिप्सिन पेप्सिन में मिल सकती है क्वार्टरी स्ट्रक्चर, हार्मोन में इंसुलिन रिसेप्टर में मिल सकती है, कोलाजन फाइबर्स में भी देखने को मिलता है। उसके बाद में लास्ट में प्रोटीन का कुछ ऐसे डिटेल डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आगे की प्रोटीन दो टाइप की और बना देते हैं। भाई ये तो यहाँ पे
शेप के बेसिस पे बना दी मैंने, सिंपल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, ग्रुप बन गया, इस बेसिस पे अपने प्रोटीन बनाई। अब प्रोटीन इस नेचर में किस तरीके से और मिलती है, देखो प्रोटीन एक सिंपल प्रोटीन मिलती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पार्ट ही मिलता है। जैसे ये सब प्रोटीन का पार्ट है तो ये सब सिंपल प्रोटीन हो जाएगी। सिंपल प्रोटीन में कुछ प्रोटीन स्मॉल होगी, कुछ प्रोटीन लार्ज होगी। स्मॉल प्रोटीन का एग्जांपल आपको याद रख लेना है कि स्मॉल प्रोटीन जो होती है वो वाटर सोल्यूबल होती है। वाटर सोल्यूबल मतलब वो वाटर में घुल जाती है, उसमें कोगुलेशन की जो ये यहाँ पे नेचर होता है वो एब्सेंट होता है, वो इसमें सोल्यूबिलिटी बनी रहती है, कोगुलेशन एब्सेंट रहता है। जैसे हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो यहाँ पे इसका एग्जांपल हो जाएगा स्मॉल प्रोटीन का। लार्ज प्रोटीन जो वाटर सोल्यूबल है जैसे एल्ब्यूमिन, सीरम और ग्लूटीन, जैसे ये प्रोटीन जो है वो व्हीट में और राइस में मिलती है। आपको याद रख लेना है कि व्हीट में कौन सी प्रोटीन मिलती है, राइस में कौन सी प्रोटीन मिलती है, ग्लूटीन नाम की प्रोटीन मिलती है जो लार्ज साइज की होती है। दूसरी जो प्रोटीन है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। इसमें इस प्रोटीन में कुछ पार्ट प्रोटीनियस होता है, कुछ पार्ट नॉन प्रोटीन वाला होता है। मतलब प्रोटीन के साथ में कुछ बातें कुछ चीजें आके चिपक जाती है तो एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसे अपन कॉन्जुगेशन बोलते हैं। मतलब भाई साथ में कोई दूसरा पार्ट कंबाइन हो गया, उसे कॉन्जुगेशन अपन बोल देते हैं। चलो प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट, जैसे मैं तुम्हें बोल देता हूं, देखो आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ। सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है उसमें इंटरनल प्रोटीन, आउटर प्रोटीन ऐसे मिलती है सेल मेम्ब्रेन में। अगर आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो उस सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन होती है उसके बाहर एक कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी होती है। जब कार्बोहाइड्रेट की चेन मतलब ग्लूकोज का जो पार्ट वो प्रोटीन से लगा होता है तो उस पूरे कंपोजिशन को अपन कॉन्जुगेशन बोल देते हैं और उस प्रोटीन का एक नाम रख देते हैं, क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर प्रोटीन के साथ में लिपिड का कुछ पार्ट लगा हुआ है उसे अपन बोल देंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा होगा कहीं पे, लाइपोप्रोटीन उसे अपन बोल सकते हैं, लिपोप्रोटीन उसे अपन बोल सकते हैं। क्रोमोप्रोटीन ऐसी प्रोटीन जो कलर प्रोड्यूस करती है। क्रोमा यानी कलर होता है, प्रोटीन यानी प्रोटीन। तो अगर कोई पिगमेंटेशन हो गया प्रोटीन के ऊपर तो वो कलर प्रोड्यूस करेगा, इसलिए उसे क्रोमोप्रोटीन बोलते हैं। कॉन्जुगेशन हो गया। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम आपने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि साइटोक्रोम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं। वहां पे कुछ प्रोटीन का पार्ट होता है, कुछ अदर पार्ट होते हैं, उसे अपन साइटोक्रोम बोल देते हैं। तो कॉन्जुगेशन हुआ। हीमोग्लोबिन में भी कंपोजिशन होता है। इस हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मॉलिक्यूल क्या होता है, आयरन, उसके साथ में प्रोटीन है, तो ये नया कंपोजिशन बन गया, इसे कॉन्जुगेशन बोल देंगे। फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोरस के साथ में अगर प्रोटीन चिपक गया तो क्या बोल देंगे, फॉस्फोप्रोटीन, जैसे केसिन में होता है। उसके बाद में अगर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ में चिपका हुआ तो न्यूक्लियोप्रोटीन बोल देंगे, जैसे प्रोलेमाइन। उसके बाद में एक काइलोमाइक्रोन नाम का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं थोड़ा सा। काइलोमाइक्रोन क्या होता है, अगर ये फेट है, ये जो मैंने डॉट बनाया ये फेट है, तो इसके चारों ओर अगर ऐसे प्रोटीन आ गई, इसके चारों ओर ऐसे प्रोटीन आ गई और एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, फेट के चारों ओर प्रोटीन आ जाती है, इसे अपन काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। फेट के चारों ओर क्या आ गई प्रोटीन, इसे अपन क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन आपको याद रखना है। उसके बाद में कुछ प्रोटीन ऐसे होती है जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब प्रोटीन के साथ में जैसे ही लिपिड आया तो कुछ डेंसिटी, कई बार डेंसिटी कम हो जाती है तो बोल देंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपिड के साथ में प्रोटीन आ गया। और अगर डेंसिटी हाई होगी तो यहाँ पे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ऐसे आप याद रख लेंगे। इसके बाद में कुछ प्रोटीन और है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है मोनेलिन प्रोटीन। ये स्वीट प्रोटीन होती है, इसमें स्वीटनेस होता है, ये स्वीट होता है। एक यहाँ पे मैंने लिख रखा है थ्वामेटिन। थ्वामेटिन जो प्रोटीन है वो भी स्वीट रखती है और बहुत ज्यादा मीठी प्रोटीन होती है, ये सबसे ज्यादा स्वीट होती है। उसके बाद में सैक्रिन का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है और ये मॉडिफिकेशन से बनता है। इसमें कुछ पार्ट कहीं ना कहीं प्रोटीन का होता है, इसलिए इन सभी को अपन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोल देते हैं। ये सब सिंपल प्रोटीन है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। क्या प्रोटीन आपको समझ में आया? अगर प्रोटीन समझने में आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं और मैं आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर तुरंत देने की कोशिश करूंगा। ओके, ध्यान से पढ़ते जाइएगा। नीट का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले आपके सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो आप क्वेश्चन लगाओगे
तो कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन में आप फंसते चले जाओगे। इसलिए पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, सॉरी पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छे से लेनी है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू।